गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज योर +2 फिजिक्स क्लास। और इसमें हम लोग पढ़ रहे थे मैग्नेटिज्म, और उसमें हम लोगों ने एप्लीकेशंस पढ़े थे बायो सावर्ट्स लॉ के, और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे हम लोगों ने। एक दो न्यूमेरिकल और ले लेते हैं हम लोग, और फिर हम लोग करेंगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट। न्यूमेरिकल्स आपने किए होंगे, असाइनमेंट में दे रखे हैं हमने। प्रॉब्लम यदि आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं उसमें। अच्छा, मान लो देखो एक न्यूमेरिकल, ये ऐसे मान लो आपका कोई सर्कुलर लूप है ऐसे, और इससे इससे मान लो जा रही है करंट आई, है ना। और आई का कुछ पार्ट यहाँ गया I1, और यहाँ गया आपका I माइनस I1 ऐसे। तो यहाँ से करंट आ रही है I1, और यहाँ से आ रही है I माइनस I1, और दोनों करंट मिलकर के फिर से हो जाएगी यहाँ पर I। और ये गिवन है कि इस लूप की रेडियस गिवन है R, और हमें फाइंड करना है नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू दिस करंट कैरिंग लूप। सही है ना। तो इसके लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये एक सेगमेंट आपका ये वाला है, और एक सेगमेंट ये वाला है। दोनों में करंट आपकी डिफरेंट है। ये जो अपर सेगमेंट है आपका, इसको ले लेते हैं 1, और ये जो क्वार्टर सेगमेंट है इसको बोलो 2। अब जो फर्स्ट सेगमेंट है उसकी वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी। जो पूरा 1 सेगमेंट है, इट कंसिस्ट ऑफ सेमी सर्किल और प्लस क्वार्टर सर्किल, दैट इज म्यू नॉट I1 by 4R प्लस म्यू नॉट I1 by 8R। एक तो हो गया सेमी सर्किल के लिए क्या हो गया, म्यू नॉट I by 4R, और इतना कितना हो गया, क्वार्टर सर्किल हो गया, दैट इज म्यू नॉट I by 8R। दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2/8 और 1/8, 3/8 म्यू नॉट I1 by R। और डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वही पहले वाला तरीका, उंगलियों को कर्ल करो करंट की डायरेक्शन में ऐसे, तो थंब जाएगा अंदर की ओर, यानी ये वाली मैग्नेटिक फील्ड जाएगी आपकी अंदर। और ये जो सेकंड सेगमेंट है आपका, इसका निकालेंगे, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। ये क्वार्टर सर्किल है आपका, दैट इज म्यू नॉट I माइनस I1 by 8R, क्वार्टर सेगमेंट है। और डायरेक्शन देखो कैसे आएगी इसमें, इस जो ऊपर वाला आपका कर्वेचर था, इसकी वजह से डायरेक्शन आई थी अंदर की ओर, तो इसकी वजह से डायरेक्शन आएगी आपकी आउटवर्ड, दैट इज ये वाला, इसका सेगमेंट का मैग्नेटिक फील्ड आएगी आपकी आउटवर्ड। अब यदि हमें निकालनी है नेट मैग्नेटिक फील्ड, तो ऑफ कोर्स हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक फील्ड आ रही है अंदर की ओर और दूसरी आ रही है बाहर की ओर, ठीक है ना। तो यानी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है
उसको ये तो आप लिखिए B1 माइनस B2 और या फिर क्या लिखेंगे B2 माइनस B1। तो अभी चलो हम लोग B1 माइनस B2 ले लेते हैं और इन केस यदि नेगेटिव में आता है B1 माइनस B2 तो हमें इसमें उल्टा करना पड़ेगा B2 माइनस B1। तो B1 माइनस B2 जब करोगे आप तो दोनों में कॉमन कितना आ जाएगा म्यू नॉट बाई 8R, म्यू नॉट बाई 8R कॉमन आ जाएगा। अंदर बचेगा, यहां से बचेगा 3I1 माइनस I माइनस I1 दैट इज म्यू नॉट अपॉन 8R और इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो क्या आएगा 3I1 और ये I1 दैट इज 4I1 माइनस I। इतना आ गया, ठीक है ना। अब देखिए मान लेते हैं ये आपका यूनिफॉर्म वायर गिवन था हम लोगों को। तो यदि यहां से यहां तक का यदि रेजिस्टेंस R है सपोज दैट, तो ये वाला जो अपर सेगमेंट है इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। यदि इतने हिस्से का रेजिस्टेंस है स्मॉल r तो ये वाला हिस्सा क्या है इसका थ्राइस है, यानी इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 3R। और ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस ये आपस में कैसे हैं पैरेलल में हैं, यानी दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा I1 के अक्रॉस जो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस है इसके और इसके अक्रॉस वो सेम होगा। और V इक्वल टू क्या होता है IR दैट इज इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस I1 इंटू 3R और इसके अक्रॉस करोगे तो I माइनस I1 इंटू R, R से R कैंसिल तो यहां से आएगा 3I1 इक्वल टू I माइनस I1 यानी 4I1 इक्वल टू I। तो यहां पर ये 4I1 इक्वल टू कितना आ गया I आ गया। 4I1 के प्लेस में रखेंगे I दैट इज म्यू नॉट बाई 8R I माइनस I कट जाएगा तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी 0। सेंटर इस पर्टिकुलर केस में सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होगी 0। क्लियर। तो ये इसके कुछ न्यूमेरिकल आपके अब इसमें जो नेक्स्ट डेरिवेशन है, जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है इसमें वो देखिए मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। कोई सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है, ऐसे सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है आपका, इसके करंट फ्लो हो रही है इसमें I और रेडियस इसकी R है और सेंटर पर इसके सेंटर पर तो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकाल चुके हैं ऑलरेडी। सेंटर पर कितनी होती है म्यू नॉट I बाई 2R। लेकिन अभी हम लोगों को क्या है इसकी एक्सिस पर निकालनी है। एक्सिस बोले तो ये वाली लाइन ऐसे मान लो कि ये वो पॉइंट है, इससे x डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर हमें फाइंड करनी है मैग्नेटिक फील्ड। समझ गए क्या करना है। तो चाहो तो फिगर ऐसे बना लो,
ऐसे कोई 3D में देखेंगे इसको, ऐसे करंट आई, रेडियस आर, ये सेंटर इसका, और इसकी एक्सिस है ये ऐसे। 3D में समझ में आ रहा है ना, ऐसे सर्कुलर करंट कैरिंग लूप ऐसे रहा आपका, और इसकी जो एक्सिस है, यानी इस एक्सिस यानी सेंटर से P पॉइंट पर x डिस्टेंस अवे, P पॉइंट पर हमें फाइंड करनी है मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको देखो कैसे करेंगे हम लोग। एक छोटा सा सेगमेंट लेंगे यहां पर आप, करंट एलिमेंट dl, और यहां पर ये क्या था आपका, एक्सिस कैसे होती है, ऐसे। और पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो करंट कैरिंग एलिमेंट है, बायो सावर्ट लॉ की हेल्प से इसकी वजह से निकालेंगे P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड। ये छोटा सा लिया हम लोगों ने यहां पर ऐसे dl सेगमेंट, और इसकी वजह से हम निकालेंगे P पर मैग्नेटिक फील्ड, और ये डिस्टेंस r है, ये x है, तो ये कितनी हो जाएगी, √r² प्लस x²। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, बायो सावर्ट लॉ की वजह से, बायो सावर्ट लॉ के बिहाफ में मैग्नेटिक, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट dl। तो इसकी वजह से P पॉइंट पर जो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड आएगी, μ0/4π I dl sin θ/r², और r क्या लेंगे हम लोग, ये वाली दूरी, दैट इज √r² प्लस x² का होल स्क्वायर। थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। देखो ये तो आपका dl मान लो, ऐसे 3D में दिख रहा है ना फिगर, ये ऐसे सर्कुलर वायर आपका ऐसे है, ऐसे, और इसमें P पॉइंट कहां पर है, इसकी एक्सिस पर। जो छोटा सा आपने ये dl लेंथ ली है, इस सर्कुलर लूप की छोटी सी लेंथ dl, और ऐसे देखिए ये ऐसे आपका, देखो ये dl ऐसे है, और यहां पर ये P पॉइंट है, ये वाला दिख रहा है ना। तो आप गौर से देखो, जैसे मान लो ये आपका क्या हो गया, ये वाला आपका, ये लाइन आपकी यहाँ पे सो रही है, ठीक है, और यहाँ पर जो dl लेंथ है, वो ये dl लेंथ, ये चौक वाली लेंथ क्या है, dl है। तो अभी देखो ये dl और इस लाइन के बीच का एंगल कितना है, ये वाला एंगल, ये कितना है, 90। dl का और इस लाइन के बीच का एंगल कितना है, 90। अब यदि इसको हम लोग ऐसे मोड़ते जाएं, तो क्या इनके बीच का एंगल हमेशा 90 रहेगा या कुछ चेंज हो रहा है? आप गौर से देखिए, ये चौक और पेन के बीच का एंगल अभी 90 है। इवन इसको आप जब टिल्ड कर रहे हो तो एंगल इज स्टिल 90 डिग्री। नहीं आ रहा समझ में? तो इसका मतलब ये जो dl वेक्टर है, और ये वाला क्या है आपका, r है आपका। dl और r के बीच का एंगल हमेशा कितना होगा, 90। इसका मतलब यहां पर क्या आने वाला है, साइन 90। और डायरेक्शन देखिए आप, वेक्टर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होती है, dl क्रॉस r। तो dl देखो ऐसे है आपका,
डीएल की डायरेक्शन कैसे होती है करंट की ओर, और आर ऐसे आपका, तो डीएल क्रॉस आर, ये कैसे होगा? डीएल क्रॉस आर यानी दोनों के परपेंडिकुलर, यहां पर परपेंडिकुलर, कहां पर? यहां पर ऐसे। जो डीएल, जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है वो आएगी आपकी ऐसे परपेंडिकुलर, सही है ना? तो इसको साइन 90 की वैल्यू रख दो, तो डी वी इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना? इसी तरह से यदि इसके सिमेट्रिक, यहां पर आप स्मॉल एलिमेंट लोगे तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी आपकी ऐसे, सेम मैग्नेटिक फील्ड आएगी आपकी नीचे की ओर। अब मान लो ये एंगल मान लेते हैं थीटा है, तो ये भी कितना हो गया? थीटा। तो डीवी के जो कंपोनेंट्स होंगे इधर हो जाएगा डीवी कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा डीवी साइन थीटा। इसी तरह से इस डीवी का कंपोनेंट इधर कितना आएगा? डीवी कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट कितना आ जाएगा? डीवी साइन थीटा। इस तरह से यदि आप पूरे सर्कुलर लूप के बारे में देखें तो साइन वाले कंपोनेंट्स कैंसिल होते जाएंगे और कॉस वाले कंपोनेंट कैसे होंगे? ऐड होते जाएंगे, ठीक है ना? पूरे लूप के बिहाफ में देखें हम लोग तो साइन वाला कंपोनेंट हमेशा कट होंगे, और ये डीवी कॉस थीटा, डीवी कॉस थीटा, डीवी कॉस थीटा, ये सारे कैसे होंगे? ऐड होते जाएंगे। इसका मतलब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है उसमें हम लोगों को सारे कोसाइन कंपोनेंट को ऐड करना है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीवी कॉस थीटा। तो इंटीग्रेशन के लिए डीवी की वैल्यू तो हमारे पास है, लेकिन हमें कॉस थीटा की वैल्यू अभी और चाहिए। तो कॉस थीटा निकालने के लिए देखो, ये थीटा है, ये 90 है, और तीनों का सम कितना हो जाएगा? ये पूरा कितना है? 180। पूरा ये स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना हो जाएगा? 180। तो इसका मतलब ये 90 है, तो ये एंगल और ये वाला एंगल, इसका सम कितना होना चाहिए? 90। तभी तो 90 प्लस 90 180 होगा। तो इसका मतलब ये थीटा है, तो ये वाला कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। और ये 90 माइनस थीटा, ये 90 है, तो ये वाला कितना आ गया? थीटा। तो इसका मतलब ये वाला जो ट्रायंगल है इससे कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी r अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां से डीवी की वैल्यू हमने यहां पर निकाली और कॉस थीटा की हो गई r अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब वैल्यूज पुटअप करिए, डीवी की कितनी? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉस थीटा की वैल्यू r अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सही है? इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? l के रिस्पेक्ट में। अच्छा, r और x क्या है आपके? कांस्टेंट की वेरिएबल? वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है भाई। r क्या कांस्टेंट, और अलग अलग एलिमेंट के लिए ये x, तो अब x थोड़ी चेंज हो रहा है, तो x भी यहाँ पर कांस्टेंट है और r भी कांस्टेंट है। तो सारे कांस्टेंट बाहर ले जाओ, सारे कांस्टेंट बाहर ले जाओ, तो कितना हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर अपॉन, ये दोनों
मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा r² प्लस x² की पावर 3/2 dl। यानी पूरा कवर करने के लिए जो लेंथ है हमारी, लेंथ यानी लिमिट हो जाएगी 0 से 2πr। अब का इंटीग्रेशन क्या होगा, l होगा और l की लिमिट रखोगे 2πr, तो फाइनली कितना हो जाएगा, μ0/4πIr 2πr अपॉन r² प्लस x² की पावर 3/2। सही है। ये 2π से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो नेट फील्ड कितनी हो जाएगी, μ0 I/r² 2 r² प्लस x² की पावर 3/2। एक्सिस, ये एक्सिस पर सर्कुलर लूप के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, डेरिवेशन तो याद करना ही है आपको। सर्कुलर वायर यदि आपका सर्कुलर लूप है, रेडियस r है, करंट आई जा रही है x दूरी पर, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है μ0 I/r² अपॉन 2 r² प्लस x² की पावर 3/2। ये होता है फॉर्मूला। और डायरेक्शन, व्हाट अबाउट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो वैसे करेंगे। देखो, जैसे करंट जा रही है आपकी, मान लो करंट जा रही है आपकी एंटी क्लॉकवाइज, तो उंगलियों को कर्ल करिए, जो राइट हैंड की, लेफ्ट की नहीं, राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करेंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब, द डायरेक्शन ऑफ थंब will give you the direction of magnetic field at that point। यानी मान लो ये हिस्सा आपका पीछे है, ये साइड ऐसे है आपकी, इट मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे आएगी, ऐसे बाहर की ओर। जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन होगी आपकी ऐसे, राइट हैंड थंब रूल से हम लोग निकालेंगे। ठीक है ना। इसी में यदि करंट आपकी जा रही है क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, अंदर की ओर। ठीक है ना। राइट हैंड का जब आप यूज करके देखोगे तो आप देखोगे कि मान लो आपका ये हिस्सा पीछे की ओर है, ये एक्सिस है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इधर की ओर, और एक्सिस के यदि पॉइंट इस साइड लाई कर रहा है, तब भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी सेम ऐसे। इसमें खास बात यह है कि सर्कुलर वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है एक्सिस पर, चाहे इधर निकालो या उधर निकालो, दोनों तरफ एक्सिस के दोनों साइड जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, वो कैसी होती है, सेम होती है। ठीक है ना। जबकि आपने सेम डेरिवेशन कर रखा है, सेम तो नहीं कह सकते हैं, इसी के सिमिलर आपने किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इसमें यदि आपका Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है सरकमफ्रेंस के अलोंग, और इसकी एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड KQX अपॉन r² प्लस x² की पावर 3/2। ये फार्मूला याद है ना आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में ये फार्मूला आया था, और जबकि मैग्नेटिक फील्ड में फार्मूला क्या आया, मैग्नेटिक फील्ड में फार्मूला है μ0 I/r²
टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो यहाँ पर और इसमें खास बात ये थी कि एक्सिस के दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसमें अपोजिट आती है। मान लो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, तो ये वाली डायरेक्शन आएगी टुवर्ड्स राइट हैंड साइड और ये वाली आएगी टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। और जबकि यदि नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट होगी। यहाँ भी अपोजिट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और यहाँ भी क्या होगी, अपोजिट। जबकि मैग्नेटिक इस वाले डेरिवेशन में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस के दोनों तरफ कैसी होगी, सेम होगी आपकी। मान लो करंट आपका उल्टा फ्लो हो रहा है, मान लो करंट की डायरेक्शन ऐसे है आपकी, उस केस में यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगी इधर की ओर और इस साइड भी कैसे होगी, इधर की ओर। सही है ना? तो इसमें दोनों में कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा इसमें सिमिलैरिटी भी है और थोड़ा सा इसमें डिफरेंसेस भी हैं। जब आप ग्राफ खींचते हो इसका मैग्नेटिक फील्ड का एक्सिस के साथ, यदि एक्स के साथ आप खींचते हो मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ, तो ये ग्राफ आता है आपका कुछ इस तरह से। यहां पर सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है मैक्सिमम, है ना? जब फॉर्मूला क्या है देखो, B इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यदि आप निकालो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर, तो सेंटर के लिए x हो जाएगा 0, सेंटर के लिए x कितना हो जाएगा 0। तो इसका मतलब सेंटर पर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब, दैट इज म्यू नॉट आई बाई 2r। ये सेंटर पर तो पहले भी हम लोग डेरिवेशन कर चुके हैं इसका, लेकिन इस वाले फॉर्मूले से भी हमने देखा कि सेंटर पर फिर भी वही मैग्नेटिक फील्ड आ रही है म्यू नॉट आई बाई 2r, जो कि ऑलरेडी हम लोग डिराइव कर चुके हैं। ठीक है ना? तो ग्राफ इसमें मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ एक्सिस पर डिस्टेंस के साथ कुछ इस तरह आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको याद होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में जो ग्राफ था आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में आपको याद होगा ऐसे आया था ग्राफ। याद है कि भूल गए? इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वाले केस में आपको याद होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम आई थी r/√2 पर और -r/√2 पर, और साथ ही साथ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में जो ग्राफ आया था वो अपोजिट क्वाड्रेंट्स में आया था। और ये इसलिए ऐसा था क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में जो डायरेक्शन है फील्ड की वो कैसी होती है, अपोजिट। जबकि मैग्नेटिक फील्ड में ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ग्राफ आ रहा है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के केस में जो डायरेक्शन है आपकी वो दोनों साइड आपकी सेम है, एक्सिस के दोनों तरफ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज सेम। तो दोनों का कंपैरिजन करना भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो ये आपका था ग्राफ मैग्नेटिक फील्ड का। नेक्स्ट टाइम में हम लोग इसके और टॉपिक्स पढ़ेंगे। ओके।